हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने कल के वीडियो में देखा था कि अवशोषण की जो प्रोसेस है, जो लास्ट टॉपिक अपना यही था, अवशोषण किसे कहते हैं। तो अवशोषण क्या होता है? आंत्र की उपकला कोशिकाओं के द्वारा जो पचित भोजन जो होता है उसको आंत्र की उपकला कोशिकाओं के द्वारा रक्त या लसिका तक पहुंचाना जो है उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। और उसके बाद में हमने अवशोषण के प्रकार पढ़े। अवशोषण दो प्रकार का होता है, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय अवशोषण। तो सबसे पहले देखिए सक्रिय अवशोषण किसे कहते हैं। तो हमने कल देखा था इसमें कि सक्रिय अवशोषण जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है कि इसमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पदार्थों को भेजा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सक्रिय अवशोषण कहते हैं। और इसके द्वारा किसका अवशोषण होता है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, इनका और कुछ आयंस जो है उनका अवशोषण सक्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। दूसरा हमने पढ़ा निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण किसे कहते हैं? कि इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है, अपने आप स्वतः ही सामान्य विसरण के द्वारा क्या करते हैं? गति करते हैं, अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो ये होता है निष्क्रिय प्रकार का अवशोषण, जिसमें जल का अवशोषण है और वसा है, जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है, इनका जो अवशोषण है वो किस प्रकार का होता है? निष्क्रिय प्रकार का अवशोषण है, उसमें आता है। तो अब देखिए इसमें पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ग्लूकोज व अमीनो अम्लों का अवशोषण पढ़ेंगे हम। तो ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का जो अवशोषण है वो सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है? सक्रिय अवशोषण है। ठीक है, इसमें ये जो पदार्थ है वो क्या है? उपकला कोशिकाओं में सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी आंत्र गुहा में होते हैं ये, और यहां से ये आंत्र की उपकला में जाते हैं। तो जाने के लिए इसमें क्या होता है? ये स्वतः तो जा नहीं सकते, तो इसके लिए क्या होगा कि इसमें कुछ इनके साथ में सह अभिगमन के लिए कुछ आयनों की आवश्यकता होती है, और इनको ले जाने के लिए कुछ वाहक प्रोटीन्स हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो आंत्र की उपकला के अंदर पाए जाने वाले जो सोडियम आयन हैं, ये सोडियम आयन आंत्र की उपकला से बाहर निकलते हैं सक्रिय अभिगमन द्वारा। यानी इसमें क्या होता है? सोडियम आयन बाहर आएंगे तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, यानी एटीपी के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा पा करके ये सोडियम आयन है वो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध और ये बाहर निकल जाते हैं और आंत्र की उपकला में आ जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है? बाहर की ओर सोडियम आयन अधिक है और अंदर की ओर सोडियम आयन क्या है? कम है। तो यहां पर क्या होगा? सोडियम आयन है वो इसकी कमी को पूरा करने के लिए अंदर आने का प्रयास करते हैं। तो उसके साथ में ही क्या होगा? ये जो इसके लिए ये सोडियम आयन है वो किसके साथ जुड़ के जाएंगे? एक परिवहन प्रोटीन होती है, वाहक प्रोटीन भी बोलते हैं इसको। ये जो होती है इसको वाहक प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? अपने साथ में जोड़ करके पदार्थों को लेकर के जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो सोडियम आयन है ये वाहक प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है, और इसी के साथ में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो है ये पदार्थ भी इस वाहक प्रोटीन में सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं और इनके साथ में गति करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोडियम सह अभिगमन कहा जाता है, क्योंकि ये सोडियम के साथ में जुड़ करके अंदर की ओर जाते हैं। तो ये जो आंत्र की गुहा में पाए जाने वाले जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है वो सोडियम के साथ में जुड़ जाते हैं। सोडियम कहां से आता है? यह आंत्र की उपकला कोशिकाओं के द्वारा आता है, सक्रिय अभिगमन के द्वारा सोडियम आंत्र की उपकला में आ जाता है, और ये जब वापस जाता है तो ये वाहक प्रोटीन के साथ जुड़ के जाता है और अपने साथ में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल को जोड़ लेता है। अब ये वाहक प्रोटीन जो है वो सोडियम और ग्लूकोज को अंदर की ओर छोड़ देती है, और जो ये प्रोटीन है ये वापस दूसरे जो आयंस और ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल है उनको लेने के लिए बाहर आ जाती है। तो अब ये जो है ग्लूकोज और सोडियम आयन ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं आंत्र की उपकला में। अब यहां पर क्या होगा? ये जो सोडियम आयन है ये तो वापस कहां पर आ जाते हैं? आंत्र की
गुहा के अंदर आ जाते हैं, ऊर्जा पा करके वापस सक्रिय अभिगमन द्वारा आंत्र की गुहा में पुनः आ जाते हैं और ग्लूकोज और अमीनो अम्लों को वापस लाने का काम करते हैं आंत्र की उपकला में। अब ये जो इनको छोड़ करके सोडियम आयन तो निकल जाते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो होते हैं ये यहाँ से क्या होता है, या इनकी यहाँ से क्या है, ये कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, रक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, आंत्र उपकला में जो रक्त वाहिनियां होती है उनमें जो रक्त होता है उस रक्त के अंदर ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल है वो मिल जाते हैं और यहाँ से शरीर के सभी हिस्सों में, सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका अवशोषण होता है, ग्लूकोज व अमीनो अम्लों का अवशोषण होता है। कौन सी विधि के द्वारा, सोडियम सह अभिगमन विधि के द्वारा। ठीक है ना, तो यह क्या है, अवशोषण की सोडियम सह अभिगमन विधि है, क्योंकि इसमें ये जो पदार्थ होते हैं पचित पदार्थ जो होते हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, ये सोडियम के साथ में जुड़ करके अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, इनका अवशोषण होता है। ठीक है, जिनको फिर रक्त में भेज दिया जाता है आंत्र की उपकला। अब अपना अगला पॉइंट है वसा का अवशोषण। वसा के अवशोषण में देखिए कि इसमें जो वसा का जो अवशोषण होता है वो उपकला की कोशिकाओं के द्वारा क्या होगा, यह विसरण विधि के द्वारा, सामान्य विसरण विधि के द्वारा निष्क्रिय अवशोषण होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो वसा गोलिकाएं हैं ये पित्त लवण के साथ में मिलकर के सबसे पहले किसका निर्माण करती है, मिसेल संरचना का निर्माण करती है। अब ये मिसेल संरचना जब बन जाती है उसके बाद में ये मिसेल कहाँ आएगी, उपकला कोशिकाओं के अंदर आती है और इसके अंदर घुलनशील होने के कारण ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है उपकला कोशिकाओं में। तो अंदर की ओर प्रवेश करने के बाद में ये जो मिसेल संरचना यानी जो लवण होते हैं, पित्त लवण, ये वसा गोलिकाओं को अंदर की ओर छोड़ देती है उपकला कोशिकाओं के भीतर, जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड के रूप में होती है। इन वसा गोलिकाओं को उपकला कोशिकाओं के भीतर छोड़ करके ये जो पित्त लवण जो है ये वापस आंत्र की गुहा में आ जाते हैं और यहाँ पर पुनः मिसेल संरचना का निर्माण करते हैं और दूसरी वसा गोलिकाओं को लेकर के आने का काम करेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपकला कोशिका के भीतर जो वसा की बूंदें जो है, जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड के रूप में है, उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और यहाँ से ये उपकला कोशिका की अंतःद्रव्यी जालिका के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अंतःद्रव्यी जालिका के अंदर प्रवेश करने के बाद में क्या होता है कि ये जो डाइग्लिसराइड है और मोनोग्लिसराइड है ये मिलकर के ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसके चारों ओर इसका कार्बोहाइड्रेट का एक आवरण बन जाता है और एक ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होगा और इस ग्लाइकोलिपिड को क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये अंतःद्रव्यी जालिका के भीतर प्रोटीन से गिर जाते हैं और प्रोटीन से गिरने के बाद में किसका निर्माण होता है, लिपोप्रोटीन का निर्माण होता है। और लिपोप्रोटीन जो है उसे क्या कहा जाता है, ये लिपोप्रोटीन की जो गोलिकाएं बनती हैं, इन लिपोप्रोटीन की गोलिकाओं को काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ये जो काइलोमाइक्रॉन बनती है गोलिकाओं के रूप में, ये काइलोमाइक्रॉन फिर उपकला कोशिका से बाहर की ओर, कोशिका की झिल्ली की ओर ये गति करती है और कोशिका झिल्ली से बाहर निकल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बहिर्कोशिका लयन कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस की जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी कोशिका झिल्ली के कार्यों में, एक तो एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस, दो प्रकार के होते हैं। इसमें एंडोसाइटोसिस तो किसे कहते हैं, अंदर की ओर लेना। ठीक है, कोई भी पदार्थ है वो कोशिका झिल्ली के भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और किसी भी पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना या बाहर त्यागने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, बहिर्कोशिका लयन। इसमें क्या होता है कि ये कोशिका झिल्ली जो है वो घुल जाती है और यहाँ से कोई भी पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो काइलोमाइक्रॉन की गोलिकाएं हैं, ये काइलोमाइक्रॉन की गोलिकाएं
कोशिका झिल्ली से बाहर मुक्त हो जाती है और लसिका में प्रवेश कर जाती है। ये जो लसिका वाहिनी है उसमें प्रवेश कर जाएगी, जिसमें क्या पाया जाता है, लसिका या लिम्फ पाया जाता है। ठीक है, लसिका क्या होता है पता ही है आपको, ये एक पारदर्शी पदार्थ होता है, उसमें रक्त में सीरम की तरह ही होता है, जिसमें WBC की मात्रा है वो अधिक होती है और RBC है वो कम मात्रा में पाई जाती है। और ये क्या करती है लसिका, ये जो कोशिका समूह होते हैं उन कोशिका समूह में आंतरिक कोशिकाएं जो होती है, आंतरिक कोशिकाओं से जो पोषक पदार्थ है उनको रक्त तक पहुंचाने का काम, पोषक पदार्थों को रक्त से लेने का काम करती है और रक्त तक अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ से ये जो वसा है, ये वसा ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ये जो काइलोमाइक्रोन बनती है, लिपोप्रोटीन है, जो प्रोटीन का आवरण बनता है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, तो उससे जो लिपोप्रोटीन यानी काइलोमाइक्रोन का जो निर्माण होता है, ये काइलोमाइक्रोन फिर बहिर्कोशिका लयन द्वारा लसिका में प्रवेश कर जाता है और लसिका से फिर रक्त से होते हुए ये शरीर की समस्त भागों में ये पहुंचा दिया जाता है, जहां पर ये वसा क्या करेगी, उनके शरीर के जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अवयवों का निर्माण करती है और वसीय उत्तकों के रूप में भी इसका जमाव होता है, वो चर्म के नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से वसा का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। फिर आता है अगला टॉपिक, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। स्वांगीकरण किसे कहा जाता है? स्वांगीकरण मतलब देखिए, इसमें सबसे पहले परिभाषा, अवशोषित भोजन का, जो भोजन अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कहां से करेंगे? अब आता है अपना नया टॉपिक जो है वो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहले परिभाषा में कि जो भोजन अवशोषित होता है, अवशोषित किसके द्वारा होता है? आंत्र की जो उपकला कोशिकाएं हैं उनके द्वारा किसका अवशोषण हो जाता है? जो पचित भोजन है उसका अवशोषण हो जाता है और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जो भोजन अवशोषित हो गया, किसके रूप में अवशोषित हुआ? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल के रूप में, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में यह अवशोषित हो जाता है। इसके बाद में ये भोजन रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, रक्त के द्वारा इसको विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच करके फिर क्या करता है? कोशिका द्रव्य का एक भाग बनाता है, कोशिकाओं में पहुंच जाता है और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में कोशिका द्रव्य का एक भाग बनाएगा। ठीक है, और या इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, या तो ये कोशिका द्रव्य का भाग बना लेते हैं और या ऊर्जा के उत्पादन में काम में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है जिसमें अवशोषित भोजन रक्त द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच करके कोशिका द्रव्य का भाग बनाते हैं या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्वांगीकरण है वो तीन जो इसमें जो मुख्य अवयव जो होते हैं भोजन के, उसके आधार पर ये 3 प्रकार का इसमें स्वांगीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जो है वो 3 प्रकार से होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्वांगीकरण, प्रोटीन का स्वांगीकरण और वसा का स्वांगीकरण। ये 3 मुख्य अवयवों के आधार पर हम 3 प्रकार का स्वांगीकरण पढ़ेंगे। इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट का स्वांगीकरण। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है अवशोषित होने के बाद में किसके रूप में अवशोषित होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है। तो ये ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होने के बाद में ये आंत्र की उपकला के द्वारा सक्रिय सह अभिगमन द्वारा ये क्या करते हैं? अवशोषित हो जाते हैं ग्लूकोज जो है। और अवशोषित होने के बाद में रक्त के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? यकृत में। ठीक है, अवशोषण के बाद में ये कहाँ जाता है? यकृत में जाता है। और यकृत में पहुंचने के बाद में रक्त द्वारा कहाँ? हृदय में पहुंचेगा, क्योंकि यकृत निवहिका तंत्र पाया जाता है। जो रक्त है वो सीधा हृदय में नहीं जाकर के पाचन तंत्र के द्वारा कहाँ जाता है? यकृत में जाता है और यकृत से
ये जो पोषक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, अतिरिक्त पोषक पदार्थ है उनको क्या परिवर्तित कर दिया जाता है और कुछ पदार्थों का अपघटन कर दिया जाता है, और ठीक है, और उसके बाद में ये जो पोषक पदार्थ है ये हृदय में भेज दिए जाते हैं रक्त के साथ में। हृदय में क्या होता है, रक्त का जो ऑक्सीजनीकरण होता है, ये ऑक्सीजनीकृत जो रक्त है ये फिर हृदय से शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हृदय से कहा जाता है शरीर में, शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, और इसके बाद में ये कोशिकाओं में पहुंच करके ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। वहां पर ऊर्जा उत्पादन होगा, जैसे श्वसन की जब क्रिया होती है तब क्या होता है कि ये ग्लूकोज है वो ईंधन के रूप में काम में आता है। ठीक है, जब क्या होगा कि अपघटन होता है इसका ग्लूकोज का, जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन द्वारा इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के अपघटन से क्या बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। ठीक है, और इसी के साथ ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त होती है। तो ये ऊर्जा के उत्पादन में काम में ले लिया जाता है, और बाकी जो बचता है अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में, उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। यकृत में ये क्रिया होती है, इसमें ग्लाइकोजेनेसिस की यकृत के कार्यों में हमने पढ़ा था कि अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। फिर आता है दूसरा टॉपिक जो है इसका दूसरा भाग, स्वांगीकरण का, प्रोटीन का स्वांगीकरण। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि अमीनो अम्ल जो होती है, यानी प्रोटीन किसके रूप में अवशोषित होती है, अंतर्क्यूब कला में अमीनो अम्ल के रूप में। ये भी वाहक प्रोटीन के साथ में जिस प्रकार से ग्लूकोज का अवशोषण होता है सोडियम सहअभिगमन विधि द्वारा, उसी तरह से इसका भी अवशोषण होता है, और ये फिर रक्त के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती है, और शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच करके कोशिका के अवयवों का निर्माण करती है। कोशिका के जो घटक होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली है और कोई कोशिकांग जो है, उनके निर्माण में ये काम में आती है प्रोटीन, और एंजाइम के निर्माण में, और ये अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन निर्माण में काम में आती है। अतिरिक्त अमीनो अम्ल जो होती है, जितनी अमीनो अम्ल इनमें काम में ले ली जाती है इन कार्यों में, जैसे कोशिका अवयवों का निर्माण करना है, एंजाइम बनाना है, ठीक है, या प्रोटीन निर्माण करना है, तो उनके अलावा जो अतिरिक्त अमीनो एसिड बचती है उसको डी एमिनेशन द्वारा किसमें बदल दिया जाता है, अमोनिया में। ये डी एमिनेशन हमने यकृत के कार्य में पढ़ा था। तो यकृत क्या करता है, इसका डी एमिनेशन कर देता है अमीनो अम्ल का, और इसको अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिससे बाद में ऑर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था उसमें यकृत के कार्य में। फिर आता है तीसरा, वसा का स्वांगीकरण। वसा क्या होता है, वसा जो है वो डाइग्लिसराइड फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड ग्लिसरॉल के रूप में ये अवशोषित होती है, और अवशोषित होने के पश्चात ये लसिका और रक्त से होते हुए शरीर के सभी भागों में पहुंचती है, और वहां पर संरचनात्मक विकास करने का काम करती है। जैसे जो कोशिका अवयव है उनका निर्माण करने का काम करती है, और उसके साथ ही ये क्या करती है, वसीय उत्तक जो होते हैं वहां पर क्या है, वसा का जमाव हो जाता है, और ये शरीर को सुडौल बनाने का काम करता है, और उष्मारोधी स्तर का निर्माण करने का भी काम करती है। ये जो अतिरिक्त वसा होती है ये चर्म के नीचे जो है वसा स्तर बनाती है, और वसा स्तर के रूप में संग्रहित होकर के उष्मारोधी स्तर बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला जो टॉपिक है अपना, बहिक्षेपण, या इसको बोलते हैं एजेशन। बहिक्षेपण किसे कहते हैं, देखिए बहि प्लस क्षेपण मतलब बहि मतलब बाहर की ओर, और क्षेपण मतलब त्यागना या निकालना जो है उससे संबंधित है ये। तो इसमें क्या होता है, जो किसका बहिक्षेपण होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पाचन की क्रिया पढ़ रहे हैं। तो पाचन की क्रिया में अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण होगा। तो अब उसके बाद में आंत्र के अंदर जो बचता है अपशिष्ट पदार्थ जो अपचित है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो अपचित भोजन जो है उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इसी अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। फिर देखिए इसमें ये जो भोजन है वो अवशोषण के पश्चात, यानी छोटे आंत में अवशोषण होता है, उसके पश्चात कहाँ जाता है, ये वृहदांत्र में, और वृहदांत्र में जल के अवशोषण के पश्चात यहाँ पर ये अर्धठोस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अर्धठोस पदार्थ में,
ये अर्ध ठोस अपचित पदार्थ होता है जिसको मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय ये एक वृहदांत्र का ही भाग है ये, तो इसमें मलाशय में पहुंचता है ये। यहाँ पर ई कोलाई, एश्रीकिया कोलाई नामक जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं, जो विटामिन B12 का और के का और थायमीन का और राइबोफ्लेविन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन निर्माण में काम में आते हैं ये बैक्टीरिया जो है ये। तो उसके बाद में ये मलाशय में पहुंचता है मल, और उसके बाद में क्या होगा, मलाशय में संकुचन पैदा होता है। ठीक है, और ये जो संकुचन है वो किसके कारण होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रतिवर्ती अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती अनुक्रिया इसमें क्या होगा कि जब मल मलाशय में आएगा तो मलाशय में क्या हो जाता है, मलाशय की भित्ति पर दबाव पैदा होता है। ठीक है, ये देखिए प्रतिवर्ती अनुक्रिया, एक वृहदांत्र जैसे ही मल से भर जाता है तो क्या होता है, मलाशय की भित्ति पर एक सीमित दाब लगता है। ठीक है, और ये जो सीमित दाब है वो लगभग 20 mmHg, ठीक है, 20 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर ये होता है। और ये जब दाब उत्पन्न होता है भित्ति के अंदर, मलाशय की भित्ति में, तो इसकी सूचना है वो तंत्रिका तंत्र को जाती है। कहां पहुंच जाती है ये सूचनाएं, तंत्रिका तंत्र में। फिर तंत्रिका तंत्र से इन सूचनाओं को वापस मलाशय में भेजा जाता है। ये जो अनुक्रिया है उसकी प्रतिक्रिया होती है, और मलाशय में क्या होता है, इसके फलस्वरूप, इस अनुक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, संकुचन पैदा होता है। ठीक है, जिससे गुदा द्वार की अवरोधनी खुल जाती है। ठीक है, गुदा द्वार की अवरोधनी खुल जाएगी, अवरोधनी पाई जाती है गुदा द्वार में, वो खुल जाती है और मल गुदा छिद्र से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये फिर देखिए इसमें तंत्रिका तंत्र, मलाशय में क्या होगा, संकुचन या क्रमाकुंचन होगा, जिसके द्वारा मल शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, मल में देखो क्या होता है, इसमें मल में भोजन का अपचित भाग, जिसका पाचन नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थ जैसे अपचित भाग होता है, और उसके साथ में श्लेष्मा, ठीक है, जो आंत्र की भित्ति के द्वारा उसमें जो कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। ठीक है, और आमाशय में श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती है, तो इनके द्वारा जो श्लेष्मा का स्त्रावण होता है वो श्लेष्मा इसके साथ में आता है। और मृत उपकला, यानी जो उपकला कोशिकाएं होती हैं किसकी, आंत्र की भित्ति की, वो कुछ मृत कोशिकाएं जो होती हैं, मृत उपकला कोशिकाएं, वो इसके साथ में मिल जाती हैं। और मृत जीवाणु, ऐसे जीवाणु जिनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, नष्ट कर दिया गया, इसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। जैसे इसमें मारने का काम कौन करता है, सबसे पहले लार और फिर HCl और लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो। इस प्रकार से इनमें ये जो पदार्थ होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जीवाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये जीवाणु, मृत जीवाणु की जो बॉडीज हैं वो इसके साथ में पाई जाती है। और इसके साथ ही होता है इसमें पित्त वर्ण, जो मल को रंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहिक्षेपण की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कुपोषण एवं संबंधित रोग, मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें कई कैटेगरी में ये होता है। इसमें इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये एक तो होता है अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं इसमें। ये किसके कारण होता है, लंबे समय तक भोजन की अपर्याप्तता से, यानी पोषण नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो लंबे समय तक तो क्या होगा, इसकी कमी से, भोजन की कमी से अल्प पोषण रोग हो जाता है। फिर आता है अति पोषण, या इसको ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति है वो लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन का उपयोग करता रहता है, पोषक पदार्थों का उपयोग करता रहता है, तो उसके कारण अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन रोग हो जाता है। जैसे मोटापा है वो इसी प्रकार का एक रोग होता है। फिर आता है तीसरा इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन या असंतुलित पोषण। इसमें क्या है, कोई विशेष पोषक पदार्थ है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और अन्य क्या हो गए,
कम, जिसके कारण भी दूसरे पदार्थों की क्या हो गई, कमी हो गई, और कुछ पदार्थ है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसके कारण भी ये रोग हो जाता है। फिर आता है विशिष्ट न्यूनता या स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि कोई विशिष्ट पोषक तत्व जो है, पोषक पदार्थ जो है वो पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाता है वो भोजन में। यानी कोई भी विशिष्ट पोषक तत्व जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या प्रोटीन है, तो वो क्या है, पूरी तरह से भोजन में है ही नहीं। तो उसके कारण क्या होगा, ये रोग हो जाते हैं, और इनसे होने वाले रोग जो है वो न्यूनता रोग कहलाते हैं। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण। ठीक है। WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने पोषण संबंधित 5 मुख्य रोगों की पहचान की है। तो उसमें आता है जीरोप्थेल्मिया, एनीमिया या रक्तअल्पता, गॉइटर, गलगंड या घेंगा, और क्वासिओरकोर और मैरास्मस। ये 5 प्रकार के रोग है, वो पोषण संबंधी मुख्य 5 रोगों की पहचान की गई है। इसमें जीरोप्थेल्मिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से इसमें क्या होता है कि आंखों की जो कॉर्निया के ऊपर जो झिल्ली होती है वो सूख जाती है, जिससे आंख है वो सूखी सूखी सी रहती है। और इसी के साथ ही रतौंधी के लक्षण आते हैं सर्वप्रथम। उसमें क्या है, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से ये जीरोप्थेल्मिया के अंदर ये ऐसा होता है। और कॉर्निया में अल्सर जैसी समस्या भी हो जाती है। फिर आता है दूसरा, रक्ताल्पता। ये किसके कारण होता है, आयरन की कमी से। भोजन में क्या हुआ, आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, रक्ताल्पता हो जाता है या एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये भोजन संबंधी रक्ताल्पता है। फिर आता है तीसरा, गॉइटर या गलगंड या घेंगा। ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि आयोडीन की कमी हो जाती है, तब आयोडीन की पूर्ति करने के लिए थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है वो क्या होती है, ज्यादा सक्रिय होती है, विभाजन करती है और बढ़ जाती है। तो वहां पे गले का जो भाग है उस भाग में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। इसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। फिर अगला है क्वासिओरकोर। ये विशिष्ट प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। जैसे ट्रिप्टोफैन जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स है वो क्या करता है, विशिष्ट प्रकार की जो प्रोटीन बनाता है उसकी कमी हो जाती है। फिर आता है मैरास्मस। ये भी विशिष्ट प्रोटीन की कमी से होता है। ये दोनों एक ही तरीके के रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। ठीक है, अब ये जो क्वासिओरकोर मैरास्मस जो रोग है और इनके अलावा जो अन्य रोग है विटामिन की न्यूनता से होने वाले हैं, उनको क्या है, पोषक पदार्थ की न्यूनता के आधार पर इनको बांटा गया है। सबसे पहला, प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता या प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्णता, PEM भी बोलते हैं इसको, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये PEM या प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता जो रोग है, ये प्रोटीन की कमी के कारण और प्रोटीन के साथ साथ कुछ अन्य पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, उनकी कमी के कारण भी ये रोग हो जाते हैं। जिससे क्या है कि शरीर में कैलोरीज जो है, कैलोरी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, तो उसके कारण ये रोग हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि पदार्थों की भी क्या हो जाती है, कमी, जिससे 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ऐसी समस्या होती है। क्योंकि और ये जो समस्या है ये अफ्रीकी देशों के अंदर ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इस समय इनमें क्या होता है, इन देशों के अंदर माताएं जो है वो कम उम्र में ही, जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस समय ही माताएं दूध पिलाना इनको बंद कर देती है। ठीक है, स्तनपान है, दूध पिलाने से मतलब यहाँ पर स्तनपान करवाना है। जो माता का जो दूध होता है उसमें जो आवश्यक प्रोटीन्स होती है वो उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। और उसके साथ साथ ही प्रोटीन की पूर्ति उनके भोजन से भी नहीं होती, क्योंकि भोजन में ये क्या करते हैं, प्राय मक्का का उपयोग करते हैं, जिनमें क्या है, अत्यावश्यक अमीनो अम्ल जो ट्रिप्टोफैन है वो ट्रिप्टोफैन इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, अनुपस्थित होती है। तो ये ट्रिप्टोफैन क्या करती है, विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनाती है, तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसकी कमी के कारण ये रोग हो जाते हैं। ये रोग, इन रोगों को 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकार के होते हैं ये रोग। एक तो होता है क्वासिओरकोर और दूसरा होता है मैरास्मस। ठीक है,
तो ये दो श्रेणियों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से रोग? क्वासी ओरकोर और दूसरा मेरास्मस रोग। सबसे पहले जो रोग है क्वासी ओरकोर, ठीक है, जो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। उसमें विशेष प्रकार की अमीनो अम्ल जो है ट्रिप्टोफैन, उसकी कमी के कारण होता है। सबसे पहले देखिए क्वासी ओरकोर, ये 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर यह समस्या पाई जाती है प्रोटीन की कमी के कारण। इनमें इनके लक्षण क्या है? बच्चा है वो कमजोर दिखाई देने लगता है, ठीक है, बच्चा कमजोर हो जाता है और उसकी अस्थियां दिखने लगती है, ठीक है, हड्डियां है वो बाहर दिखाई देने लगती है। वजन, उसका शरीर का वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा काली और खुरदरी होकर के फटने लगती है और इनके शरीर में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। बच्चों के शरीर में सूजन आ जाता है और पेट है वो मोटा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है इनके बच्चों का। बाकी शरीर के जो अन्य भाग है उनकी अपेक्षा पेट है वो ज्यादा मोटा दिखाई देता है। बाल इनके पतले हो जाते हैं, कम होते हैं और सफेद या लाल रंग के ये हो जाते हैं इनके बाल जो है। और मस्तिष्क जो है इनका वो अपूर्ण विकसित होता है, यानी मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, ठीक है, तो मस्तिष्क अपूर्ण विकसित होता है। फिर आता है दूसरा रोग है जो मेरास्मस, ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, ठीक है। 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसे सूखा रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की जो त्वचा है और चेहरा है वो सूखा सूखा सा हो जाता है, पूरा शरीर ही सूखा सूखा सा दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? बच्चे का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है, चेहरा सूखा व झुर्रीदार दिखाई देता है, ठीक है। अस्थियां व पेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और पेशियां भी, शरीर की जो पेशियां मसल्स है वो भी कमजोर हो जाती है। टांगे और जो बाजू है, भुजाएं जो है, ये जो भाग है ये पतले दिखाई देते हैं, लेकिन पेट है वो मोटा दिखाई देता है, ठीक है। पसलियां बाहर से दिखाई देने लगती हैं। शरीर में सूजन नहीं होता है, उसकी तरह क्या है, शरीर में सूजन नहीं पाया जाता है इसमें। और बाल भी अप्रभावित रहते हैं, जैसे इसमें होता है ना, बाल पतले होते हैं, कम सफेद या लाल होते हैं, लेकिन इसमें ये ऐसा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 2 प्रकार के रोग है, क्वासी ओरकोर और मेरास्मस, ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। विशेष प्रकार की जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स है, जैसे ट्रिप्टोफैन है, उसकी कमी के कारण ये रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद में पोषक पदार्थों की अधिकता से, मतलब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि पोषक पदार्थ की कमी होती है तो उसके कारण कौन से रोग होते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि पोषक पदार्थ ज्यादा हो जाए, अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या हो सकता है। तो उसमें एक प्रकार का रोग आता है जिसे ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब हम क्या है, आवश्यकता से अधिक ऊर्जा की मात्रा लेते हैं, ठीक है। क्या अपने क्या है, ऊर्जा जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, शरीर में मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। अत्यधिक वसा व कैलोरी युक्त भोजन खाने से ये होता है और इसमें क्या होता है, शरीर में वसा का स्तर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और शरीर का वजन भी क्या होगा, सामान्य से 20% अधिक हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, इस मोटापे से संबंधित, मोटापे के कारण उसमें अन्य रोग जो है, जैसे हृदय संबंधी रोग है, बीपी है वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर जो है, उच्च रक्तचाप जैसा रोग है ये, और डायबिटीज या जिसे मधुमेह रोग कहते हैं, इन रोगों के होने की संभावना भी इसके साथ साथ में हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो रोग है, एक तो पोषक पदार्थों की कमी के कारण और ये अधिकता के कारण, पोषक पदार्थों की अधिकता के कारण ये रोग हो जाते हैं।
इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो ये जो विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।